हेलो डियर लर्नर्स। बेटा, ये वीडियो जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो कोई भी बच्चा इस वीडियो को मिस नहीं करेगा और बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखेगा। इस वीडियो में बेटा मैंने टोन ऑफ द पोइट को डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप किसी पोम की या किसी पोइट की टोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आजकल बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो टोन ऑफ द पोइट पहले मैंने डिस्कस की है, उसके बाद मैंने कुछ पोम्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये टोन ऑफ द पोइट होता क्या है। कुछ बच्चे जो है एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं कि मैम ये तो पता नहीं पेपर में क्या पूछ लिया था, हम कैसे टोन ऑफ द पोइट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेटा बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुछ की वर्ड्स को, कुछ अगर वर्ड्स को आप पकड़ लेंगे और कुछ उस मूड को अगर आप पहचान लेंगे कि पोइट ने जो है किस मूड से इस पोएम को लिखा होगा, तो अगर आपने उस चीज़ को पहचान लिया तो आपके लिए जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि टोन ऑफ द पोइट होता क्या है। द टोन ऑफ द पोइट refers to the attitude and emotions expressed expressed by the poet in a poem। एक पोम में किस एटीट्यूड को, किस तरह के इमोशंस को पोइट ने एक्सप्रेस किया है, वही आपकी पोम की क्या होती है, टोन होती है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ द पोएट फील्स अबाउट द सब्जेक्ट एंड इन्फ्लुएंसेस द रीडर्स परसेप्शन ऑफ द पोम। कि पोइट का सब्जेक्ट क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसके बारे में उसकी क्या फीलिंग है, उस टाइम क्या उसका मूड रहा होगा जब वो उस पोम को लिख रहा होगा। तो वही क्या हो जाता है, उसका टोन ऑफ द पोएट हो जाता है। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो उसने किस तरीके के वर्ड्स को यूज किया है, क्या वो वर्ड्स कुछ नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं, क्या वो वर्ड्स किसी पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं, या फिर किसी होप को शो कर रहे होंगे। तो उसके जो वर्ड्स हैं किसी जॉयफुल नेचर को, उसके उसके एंगर को शो कर रहे होंगे, इसमें कोई करेक्टर रहा होगा या कुछ उसका कंटेंट रहा होगा जिससे हम समझ पा रहे होंगे जो उसकी टोन क्या है, एंगर की टोन है। कभी वो टोन ह्यूमरस हो सकती है। तो कुछ वर्ड्स हैं, अगर हम उस पोम को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा किसी पोएट की या किसी पोम की टोन को आइडेंटिफाई करना। चलो, अब आपके जो सिलेबस में जो पोम्स हैं उसके एग्जाम्पल लेकर हम कुछ डिफरेंट टोन्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कुछ टोन हो सकती है ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल हो सकती है, जहाँ पर हम पॉजिटिविटी की बात करें, लाइफ में होपफुल होने की बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पोएट का मूड है सैडनेस का है, और लेटर ऑन उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है इनटू हैप्पीनेस। तो यहाँ पर क्या टोन हो सकती है, पॉजिटिविटी की बात करें, हम होपफुल होने की बात करें कि पोएट के अंदर एक होप क्रिएट हो गई कि अब उसका जो दिन है उसके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल टोन हो सकती है। सेकेंड पोम को अगर हम डिस्कस करें, फिलोसफिकल एंड थॉटफुल। कहीं ना कहीं ये पोइट जो लाइफ की फिलोसफी से रिलेटेड इस पोम को लिख रहे हैं। थॉटफुल, उसका थॉटफुलनेस शो हो रही है इसमें पोइट की, किस तरीके से वो उसके जो थॉट्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं फायर और आइस को लेकर, ह्यूमन के इमोशंस को लेकर। कि जो फायर और आइस दोनों ही तरह के जो इनसे रिलेटेड हमारे इमोशंस हैं, डिज़ायर और हेट्रेड के, वो क्या कर सकते हैं, ह्यूमन की लाइफ को या अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है थोड़ा थॉटफुल है। यहाँ पर पेसिमिस्टिक व्यू भी देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो यही क्या हो जाएगी, पोम की टोन हो जाएगी। सैड एंड रिफ्लेक्टिव। सैड एंड रिफ्लेक्टिव टोन हमारी द बोल पोम में शो की गई है, जहाँ पर लॉस की बात हो रही है, ग्रोइंग अप की बात हो रही है, लॉस ऑफ इनोसेंस की बात हो रही है, जहाँ पर जो बॉल गुम हो गई वो क्या सिंबलाइज कर रही है। यहाँ पर मेटाफर का यूज़ है, लॉस ऑफ इनोसेंस, जो बच्चे की इनोसेंस है, चाइल्डहुड इनोसेंस है, वो क्या हो रही है, उससे लॉस हो रही है, उससे ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो धीरे धीरे मैच्योर होता जा रहा है। तो यहाँ पर एक सैड और रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव क्या है, आप उस चीज़ के ऊपर थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि आप कुछ सोच रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी रिफ्लेक्टिव टोन भी हो जाएगी। क्योंकि जो पॉइंट है यहाँ पर सोच रहा है,
वही किस तरीके से उस लॉस को यूज करे, उस लॉस से बाहर निकले, उस एक्सपीरियंस को कैसे अपनी लाइफ में मीनिंगफुल तरीके से यूज करे। तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्टिव भी हो रहा है, तो यहाँ पे सैड और रिफ्लेक्टिव टोन हो सकती है। सिमिलरली ह्यूमरस एंड प्लेफुल, जहाँ पर कुछ ह्यूमर की बात हो रही होगी। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका इसका ह्यूमरस टोन का, बाय कैरोलिन वेल्स। फनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ डेंजरस एनिमल्स, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पर हमारे सामने वो एक वाइल्ड बीस्ट खड़ा है और हम क्या कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, तो ये एक ह्यूमर ही है ना। हम अपनी वहां पर लाइफ को सेव करेंगे या हम पहले ही आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एनिमल है। तो यहाँ पर ह्यूमरस टोन है। एंग्री एंड क्रिटिकल, जहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, जो टाइगर है वो कभी कहाँ पर है इसमें कॉन्ट्रास्टिंग वे में इस पोम को लिखा है पोइट ने, जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है सिचुएशन में कि जब वो टाइगर है कभी जू में है कभी केज में है, तो किस तरीके से उसकी लाइफ है वो डिफर कर रही है, वहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है, जिसमें जो है एक एंगर और क्रिटिकल टोन यहाँ पर यूज की गई है। एंगर दिखाया जा रहा है, जो उसका टाइगर का एंगर है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फ्रीडम की और कैप्टिविटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर एंगर और क्रिटिकल यहाँ पर टोन हो सकती है। तो इसी तरीके से बेटा हम लोग है कुछ जो है उसका मूड अगर हम पहचान जाएंगे इजीली अगर पोएम का, तो हम जो उसकी टोन है बहुत इजीली उसकी टोन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा अब इसके और हम थोड़ा एक ब्रॉडर वे में डिस्कस कर लेते हैं, डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पर जो टोन है ऑप्टिमिस्टिक है और रिफ्लेक्टिव है। द पोएट स्टार्ट्स विद अ मेलनकॉलिक टोन शोइंग डिसअपॉइंटमेंट इन हिज डे। हम देख रहे हैं कि बिगिनिंग में इनिशियली जो पोइट है वो बड़ा डिसअपॉइंटेड है, उसका मूड जो है बिल्कुल भी खराब नहीं है, खराब है। तो यहाँ पर मेलनकॉलिक टोन, सैड टोन जहाँ पर हम हो सकती है यहाँ पर उसकी जो उसकी हावेवर आफ्टर द स्मॉल इंसिडेंट विद द क्रो एंड हेमलॉक ट्री द टोन शिफ्ट्स टू होपफुल। किस तरीके से जो टोन है वो चेंज हो जाती है सेकंड स्टैंजा में, अब वो होपफुल हो गया है, अपलिफ्टिंग, उसका मूड बिल्कुल ठीक हो गया है। तो यहाँ पर जो है दो टोन की बात हो रही है, पहले जो है पेसिमिस्टिक है, सेकंड स्टैंजा में जाते जाते उसकी टोन है ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है। तो हम स्टैंजा टू स्टैंजा भी ये जो टोन है वो वेरी कर सकती है। तो आपको जो उस टाइम पर जो आपको स्टैंजा गिवन होगा उसी से पढ़कर आप जो है उसकी टोन को आइडेंटिफाई करना। सेकेंड वन इज फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर जो टोन है वो फिलोसॉफिकल है, पेसिमिस्टिक है। द पोएट प्रेजेंट्स अ सीरियस एंड थॉट प्रोवोकिंग टोन व्हाइल डिस्कसिंग डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पेसिमिस्टिक टोन है। He uses a detached yet grim tone while comparing desire and hatred as destructive processes. यहाँ पर detached tone है, यहाँ पर जो है एक pessimistic tone है, philosophical tone है, क्योंकि लाइफ की philosophy के बारे में बात हो रही है, ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से जो ह्यूमन इमोशंस हैं डिजायर के और हेट के वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है। तो यहाँ पर एक पेसिमिस्टिक टोन की बात हो रही है। थर्ड पोम इज अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ले नॉरिस। यहाँ पर सिंपैथेटिक टोन है, एंग्री टोन है। द पोएट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर्स मैजेस्टिक फ्री नेचर इन द वाइल्ड विद इट्स रिस्ट्रिक्टेड हेल्पलेस स्टेट इन द जू। कि जो ऐसा टाइगर जो बहुत फ्री है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जब वो फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन कंपैरेटिवली जब वो एक जू में आ गए तो उसकी पावर किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो कितना हेल्पलेस हो जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है सिंपैथी शो कर रहा है उस टाइगर की उस सिचुएशन के लिए। तो टॉन इज सिंपैथेटिक एंड सॉरोफुल टुवर्ड्स द टाइगर सफरिंग, क्योंकि टाइगर बहुत ज्यादा सफर कर रहा है जब वो जू में है, क्योंकि उसकी फ्रीडम को यहाँ पर कर्टेल कर दिया गया है। एंड क्रिटिकल ऑफ ह्यूमन क्रूएल्टी, और जो ह्यूमन की क्रूएल्टी है, उसकी जो क्रूएलनेस है उसको शो करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि पोएट शो कर रहा है इसलिए उसकी कहीं ना कहीं एंग्री टोन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, टोन इज ह्यूमरस, playful or ironic. The poet adopts a light-hearted and witty tone to describe wild animals in a fun way. एक humorous way में जो poet है उसने wild beasts को different wild animals को describe किया है, तो इसलिए यहाँ पर humorous tone है, playful tone है. There is an underlying irony as she describes dangerous encounters humorously. कि dangerous ways उसने बताए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या है, आयरनी भी है। आयरनी किस लिए है कि उस टाइम पर हमारा इतना दिमाग ही काम नहीं करेगा कि हम ये देखेंगे ये कौन सा एनिमल है, बल्कि हम उस टाइम ये सोचेंगे कि हाउ टू सेव अवर लाइफ, इसलिए यहाँ पर आयरॉनिक टोन भी है।
द बॉल पोम, सैड, थॉटफुल, फिलोसॉफिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर एक मोurnful टोन है, सैडनेस की टोन है, क्योंकि जो बच्चा है उसने अपनी बॉल को खो दिया है. However, it shifts to a philosophical and mature tone, क्योंकि अब वो बच्चा जो है उसकी जो इनोसेंस है वो उससे लूज हो चुकी है, उसकी चाइल्डहुड इनोसेंस है वो अब खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे जो बच्चा है वो मैच्योर हो रहा है. तो यहाँ पर लाइफ की फिलॉसफी की बात है कि हमारी लाइफ में हम चीज़ों को खोते जाएंगे, लूज करते जाएंगे और धीरे धीरे हम उस लॉस से कॉप करना सीख जाएंगे. तो यही जो है एक लाइफ की फिलॉसफी है कि हमारे जो लव्ड वंस हैं वो हमसे दूर जाते जाएंगे, लेकिन टाइम के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीख जाएंगे, लाइफ को एंजॉय करना दोबारा से सीख जाएंगे. तो यही लाइफ की फिलॉसफी भी है, इसलिए यहाँ पर फिलोसफिकल टोन का भी यूज है. अमांडा रॉबिन क्लेन, टोन फ्रस्ट्रेटेड, रिबेलियस, ड्रीमी. यहाँ पर जो बच्ची है, जब हम पोम पढ़ते हैं हम देख सकते हैं इजीली कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है. उसकी मदर उसको बार बार नैग करती है, उसको बार बार उसके एक्शंस को करेक्ट करने की कोशिश करती है. तो ये बच्ची बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड टोन है. रिबेलियस टोन है क्योंकि वो रिबेल करना चाह रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रही है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है उसकी मदर जब उसको नैग करती है. ड्रीमी क्योंकि इमेजिनेशन में जा रही है, तो यहाँ पर ये वाली टोन भी है. ठीक है. नेक्स्ट, एनिमल्स हमारी पोम है नहीं सिलेबस में. नेक्स्ट वन इज द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन बाय ऑगडेन नैश. टोन इज ह्यूमरस, मॉकिंग, लाइट हार्टेड. लाइट हार्टेड यानी कि बिल्कुल लाइट सी पोम है ये, ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस होने वाली है ये पोम. मॉकिंग क्योंकि यहाँ पर कस्टर्ड को बार बार उसका मजाक बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मॉकिंग टोन भी है. नेक्स्ट, फॉर एंड ग्रेगरी, विलियम बटलर येट्स. टोन थॉटफुल, फिलोसफिकल, जेंटल. यहाँ पर भी थॉटफुल टोन है, फिलोसफिकल टोन है. द पोएट्स टोन इज जेंटल या थॉटफुल, डिस्कसिंग सुपरफिशियल लव वर्सेस ट्रू लव. जो एक सुपरफिशियल लव है वो एक ट्रू लव से कैसे डिफरेंट होता है, कैसे ये जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ फिजिकल फीचर्स को देखकर ही क्या उनका जो लव है, उनका जो अट्रैक्शन है वो क्रिएट होता है, एंड ओनली गॉड है जो हमारे जो ट्रू इमोशंस होते हैं, हमारे जो ट्रू हमारा जो इनर सेल्फ है उसके लिए हमें पसंद करते हैं. तो यहाँ पर एक थॉटफुल और फिलोसफिकल टोन है. तो इसी तरीके से आप जो है पोम्स के टोन को आइडेंटिफाई इजी वे में कर सकते हैं. Now I'll discuss the extract based questions. So the first extract is from the poem Dust of Snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. What does dust of snow refer to in the poem? Pollution in the air, snowflakes falling from the tree, ashes from a fire, dust particles in the wind. तो हम तीन यहाँ पर ऑप्शन इजीली हम देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इससे रिलेटेड नहीं है, इररिलेवेंट ऑप्शंस है. तो बी ऑप्शन विल बी द राइट वन, snowflakes falling from the tree. Second question is, what is the significance of the crow in the poem? It represents bad luck. It brings a change in the poet's mood. It is a symbol of happiness. It scares the poet. तो हमें पता ही है कि उसकी वजह से जो स्नो पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरते हैं उसकी वजह से उसका मूड चेंज हो जाता है. तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. It brings a change in the poet's mood. Third question. Why does the poet mention a hemlock tree instead of any other tree? कि मैं hemlock tree को ही क्यों mention किया है? Because hemlock trees are associated with sadness and poison. Because the poet loves hemlock trees. Because hemlock trees are commonly found in cold regions. Because hemlock trees are very strong. So it is इजली एविडेंट फ्रॉम द पोम कि यहाँ पर हम कहीं जो पोएट हैं वो सैडनेस को शो करना चाह रहे थे, नेगेटिविटी को शो करना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपना जो मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए उनको सिंबल्स चाहिए थे जिससे वो नेगेटिविटी को शो कर सके. तो यहाँ पर इसीलिए हेमलॉक ट्री को ही उन्होंने चूज किया, बिकॉज हेमलॉक ट्रीज आर एसोसिएटेड विद सैडनेस एंड पॉइजन. What poetic device is used in Dust of Snow? यहाँ पर कौन सी poetic device है? मेटाफर का यूज है. How does the falling of snow affect the poet? किस तरीके से जो स्नो फॉलिंग है उसने पोइट के मूड को कैसे अफेक्ट किया? It makes him feel cold and uncomfortable.
It annoys him and spoils his mood further. It lifts his spirits and changes his mood for the better. It makes him remember a sad memory. तो हमें पता है इससे उसका चेंज हो गया था मूड. तो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन, करेक्ट आंसर. Second extract has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. What change does the poet experience in his mood? क्या change होता है उसके experience में? From sadness to happiness, from excitement to disappointment, from fear to courage, from anger to confusion. हमें पता है sadness से उसका mood change हुआ था into happiness. So answer is correct. What does the word rude mean in the context of the poem? Is it enjoyed? Does it mean regretted, celebrated or remembered? हमें पता है रूड का मतलब क्या होता है, रिग्रेट करना, पछतावा करना. So answer option B is correct. Question 3. How does the poet's perspective on the day change? कि उसका जो मानना था, उसका जो perspective था, उसका जो notion था उस दिन को लेकर, वो किस तरीके से change होता है. He starts seeing it as a joyful and meaningful day. He realizes the day is getting worse. He feels the day is still a waste. He wants to sleep and forget the day. ऑप्शन ए कह रहा है कि जो पोएट है उसने अपने उस दिन को एक जॉयफुल वे में देखना शुरू कर दिया था कि अब उसको एक मीनिंगफुल डे बना सकता है. सेकेंड ऑप्शन, ही रियलाइजेस द डे इज गेटिंग वर्स. उसको ऐसा रियलाइज होता है कि उसका दिन और ज्यादा खराब होता जा रहा है. क्या ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था. ही फील्स द डे इज स्टिल अ वेस्ट. अब उसको अभी भी लग रहा है कि उसका जो दिन है वो बेकार है. ऐसा हुआ था? ऐसा भी नहीं हुआ था. क्या स्लीप की बात की है इस पोम के अंदर? बिल्कुल भी कहीं कहीं बात नहीं की गई है. तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट वन. He starts seeing it as a joyful and meaningful day. तभी तो उसका जो मूड था वो कन्वर्ट हो गया था, चेंज हो गया था. What literary device is used in the phrase some saved some part of a day I had ruled? Hyperbole, alliteration, irony, symbolism. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि saved some, यहाँ पर s और s beginning letter का repetition है, इसलिए यहाँ पर alliteration आंसर है. What message does the poet convey through this extract? इस extract से poet क्या message convey करना चाह रहे हैं? Small things in nature can bring great joy. Regret is a natural part of life. Snowfall is a bad omen. Crows are unlucky creatures. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं पोएट, क्या क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं इस पोएम से या इस एक्सट्रैक्ट से, कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, स्मॉल एक्शंस भी क्या ला सकते हैं हमारी लाइफ में, एंजॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हमारी लाइफ को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो स्मॉल थिंग्स इन नेचर कैन ब्रिंग ग्रेट जॉय इज द राइट आंसर. नाउ extract based questions from the poem Fire and Ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. What does fire symbolize in the poem? Love and warmth, desire and greed, light and hope, anger and destruction. तो हमें पता है फायर और डिजायर. यहाँ पर भी देखो एक तरीके से फायर डिजायर एक जैसा राइम कर रहा है, तो आप याद रख सकते हैं इजीली कि जो फायर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है? डिजायर एंड ग्रीड. What does the poet mean by some say the world will end in fire? इस लाइन से पोएट क्या बताना चाह रहे हैं, उनका क्या मीनिंग है इस लाइन से, क्या मीन करते हैं वो? The world will burn in a huge fire accident. People believe that human desires and passions will lead to destruction. Fire represents natural disasters like volcanoes. The poet believes in mythology. यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट है. पीपल बिलीव दैट ह्यूमन डिजायर्स एंड पैशंस विल लीड टू डिस्ट्रक्शन. कि जो ह्यूमन के डिजायर्स हैं, उनके जो पैशंस हैं, उनकी जो ग्रीड है वो उनको डिस्ट्रॉय कर देगा. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम फायर एंड आइस? यहाँ पर वैसे सी आंसर है. आप दोबारा से पोम में पूरे स्टैंजास को रीड करके इस राइम स्कीम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ए बी सी बी सी. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज डिजायर रेफर टू इन द पोम? अभी हमने ऊपर देखा था, रिपीट हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन. ह्यूमन एम्बिशंस एंड ग्रीड
तो ग्रीड को भी ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आंसर करेक्ट जो होगा आपका ऑप्शन ए। Which literary device is used from what I have tasted of desire? यहाँ पर मेटाफर का यूज है, क्योंकि जिस तरीके से हम कुछ चीजों को टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट है वो डिजायर को टेस्ट करने की बात कर रहा है, इसलिए जो डिजायर है उसको कुछ खाने की चीजों से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। नेक्स्ट एक्सेप्ट, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction is also great and would suffice. What does ice symbolize in the poem? Ice क्या symbolize कर रही है? Love and purity, hatred and indifference, peace and harmony, cold weather. तो यहाँ पर जो ice है वो represent कर रही है hatred and indifference. Question number 2. What does the poet mean by but if it had to perish twice? यहाँ पर दो बार डिस्ट्रक्शन होने की बात हो रही है कि the world will end twice. The poet imagines another way the world could be destroyed. यहाँ पर कौन सा दूसरा तरीका है, कौन सा दूसरा वे है? पहला तो क्या है? फायर है, और नेक्स्ट वन इज आइस. तो द पोएट इमेजिन्स अनदर वे द वर्ल्ड कुड बी डिस्ट्रॉयड. दूसरा जो अगर बात करें, अगर दो बार अगर वर्ल्ड खत्म होता है तो यहाँ पर वो इमेजिन कर रहे हैं कि दूसरा तरीका क्या होगा जिससे जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. ऐसे कौन से ह्यूमन इमोशंस हैं जिनसे डिस्ट्रक्शन हो सकता है? तो आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन बी. हाउ डज द पोएट कंपेयर्स फायर एंड आइस? पोएट किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर फायर और आइस को? फायर इज बेटर देन आइस. फायर एंड आइस बोथ हैव डिस्ट्रक्टिव पावर. आइस इज मोर डेंजरस देन फायर. फायर एंड आइस डू नॉट अफेक्ट ह्यूमंस. यहाँ पर क्या फायर को आइस से बेटर बताया गया? नहीं, फायर एंड आइस दोनों को ही डिस्ट्रक्टिव पावर दिखाया गया है इस पोम के अंदर, इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन बी. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम? इस पोम की थीम क्या है? ब्यूटी ऑफ नेचर, क्या नेचर की ब्यूटी की बात हो रही है? इंपॉर्टेंस ऑफ लव, क्या लव के इंपॉर्टेंस की बात हो रही है? डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस के डिस्ट्रक्टिव पावर की बात हो रही है, या चेंजिंग ऑफ सीजन्स की बात हो रही है? तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस किस तरीके से उनके अंदर एक डिस्ट्रक्टिव पावर है उसके बारे में ही बात की जा रही है, इसलिए आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन सी. Which literary device is used in I think I know enough of it? यहाँ पर कौन सा, किस तरीके से जैसे हम किसी चीज को जान सकते हैं, यहाँ पर जो पोएट है वो बात करते हैं आई नो इनफ ऑफ हेट, उसी तरीके से वो क्या कर रहे हैं, हेट के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको पता है कि किस तरीके से जो हेट है, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, और यहाँ पर हेट क्या शो कर रही है, किससे यहाँ पर सिंबलाइज कर रही है हेट, हेट को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर आइस. तो इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर का यूज है. Next, questions from the poem A Tiger in the Zoo by Nestle Norris. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. What does stalks mean in the given lines? यहाँ पर stalks का मतलब क्या है? To hunt its prey, to roam freely, to walk angrily in a confined space, to sleep peacefully. तो यहाँ पर स्टॉक क्या हो रहा है, उसकी मूवमेंट को शो कर रहा है कि वो किस तरीके से गुस्से में है, क्योंकि हम इस स्टैंजा को पढ़कर हमें आइडिया लग रहा है कि जो पोइट है वो कहाँ पर है, वो अपने केज के अंदर है, इसलिए यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक एंग्री मूड में है, इसलिए टू वॉक एंग्रीली इन अ कन्फाइंड स्पेस, एक छोटा सा जो कन्फाइंड सा स्पेस है केज के अंदर, उसमें जो उसको मूव करने के लिए भी, उसके लिए घूमने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा टू वॉक एंग्रीली इन अ कन्फाइंड स्पेस. What do the tigers vivid stripes signify? यहाँ पर जो टाइगर है उसकी vivid stripes क्या signify कर रहे हैं? His anger and power, his beauty and natural strength, his connection with nature, his ability to camouflage. यहाँ पर उसकी ब्यूटी को, उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ को, कि कितना पावरफुल है एक टाइगर, उसी को डिस्क्राइब किया जा रहा है. What does pads of velvet quiet refer to? वेलवेट क्वाइट यहाँ पर क्या रेफर कर रहा है? पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट द टाइगर सॉफ्ट पोज. यहाँ पर जो टाइगर के जो सॉफ्ट पोज है, कि कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर भी पैड्स ऑफ वेलवेट. वेलवेट कितना सॉफ्ट होता है, सिमिलरली जो टाइगर उसके पैड्स, उसके जो पॉज हैं वो बहुत, उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पैड्स, क्योंकि वो भी क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. तो यहाँ पर द टाइगर सॉफ्ट पोज, ए ऑप्शन इज द राइट वन.
What does quiet rage suggest about the tiger's emotions? कि यहाँ पर इस quiet rage इस phrase से टाइगर के किन इमोशंस को सिंबलाइज किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है. ही इज कंटेंट इन द एज केज, क्या वो कंटेंट है, क्या वो संतुष्ट है, उसको अच्छा लग रहा है केज में. ही इज एग्रेसिव एंड रेडी टू अटैक, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में है और बस किसी भी टाइम अब अटैक कर सकता है. ही इज एंग्री बट सप्रेसेस हिज इमोशंस, वो गुस्से में तो है लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता है, हेल्पलेस है, इसलिए वो अपने उन इमोशंस को, एंगर के इमोशन को सप्रेस कर देता है, दबा देता है. ही इज काम एंड पीसफुल, बहुत ज्यादा पीसफुल है, काम है. तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, ही इज एंग्री बट सप्रेसेस हिज इमोशंस. ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे. What poetic device is used in pads of velvet quiet? यहाँ पर कौन सी poetic device का यूज हो रहा है? मेटाफर का, क्योंकि जो वेलवेट है उसके उससे जो टाइगर के जो पॉज है उसको कंपेयर किया जा रहा है, उसके पैड्स को कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज है. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. What does lurking in shadow indicate about the tiger? यहाँ पे टाइगर की जो lurking in shadow से क्या इंडिकेट किया जा रहा है? He's resting in the jungle, क्या वो जंगल में है? नहीं, यहाँ पर तो फॉरेस्ट की, हाँ बिल्कुल फॉरेस्ट की बात हो रही है, लेकिन क्या वो रेस्ट कर रहा है? He is hiding and waiting to attack, अब वो छुपा हुआ है और वो बस वेट कर रहा है कि कब उसका प्रे आए, कब उसका शिकार आए और वो उस पर एकदम से धावा बोल दे, अटैक कर दे. He's afraid of hunters, क्या वो हंटर से डर रहा है? He's lost in the forest, फॉरेस्ट में गुम हो गया. बताओ, लायन गुम हो सकता है, सॉरी टाइगर के गुम हो सकता है फॉरेस्ट में? तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ही इज हाइडिंग एंड वेटिंग टू अटैक, वो क्या कर रहा है, उसमें लॉन्ग जो बड़ी लंबी लंबी ग्रास है, घास है, उसमें छुप कर बैठा है कि जैसे ही उसका जो डियर है, कोई डियर आ जाएगा, उसका जो प्रे आ जाएगा उस पर वो एकदम से अटैक कर देगा. तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Where the tiger supposed to be according to the poet? Poet के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइगर कहाँ पर है? In a zoo, in the jungle, in a circus, in a sanctuary. He is in the jungle. तो आंसर B, P इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. What does plum deer signify in the poem? तो प्लम डियर है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? टाइगर्स नेचुरल प्रे, उसका जो शिकार है उसको सिग्निफाई कर रहा है. टाइगर्स फ्रेंड, टाइगर के फ्रेंड को सिग्निफाई कर रहा है कि अपने फ्रेंड के पे वो अटैक करेगा. द टाइगर्स कॉम्पिटिटर्स, द एनिमल्स इन द जू. तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए, द टाइगर्स नेचुरल प्रे. Which literary device is used in sliding through long grass? यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज हो रहा है? इमेजरी. इमेजरी यानी आप इमेजिन कर पा रहे हो कि किस तरीके से वो स्लाइड कर रहा होगा, छुप कर बैठा होगा, बिल्कुल अननोटिस बैठा होगा उस लंबी लंबी घास में, ताकि कोई भी एनिमल उसको देख ना पाए. तो यहाँ पर हम इजिली इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इमेजरी का यूज है. What is the poet trying to highlight through the stanza? इसे क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं हम? The tiger's strength and hunting skills, the tiger's peaceful life in the zoo, the tiger's love for nature, the tiger's fear of humans. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है और उसकी हंटिंग की स्किल्स की, किस तरीके से अपने स्किल्स को पूरा यूज कर रहा है वो, कि कोई भी एनिमल उसको नोटिस ना कर पाए. तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा. एक्सट्रैक्ट 3. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. What does concrete cell refer to? यहाँ पर जो concrete cell है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जंगल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. टाइगर्स डेन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. केज इन द जू, हिडन केव. यहाँ पर केज इन द जू, जू में है वो, और केज की बात हो रही है कि जू में उसको एक छोटी सी केज में, छोटे से पिंजरे में उसको बंद कर दिया है. What does the phrase his strength behind bars imply? His strength behind bars यानी bars के पीछे उसकी strength है, यानी कि कहीं ना कहीं हम किस चीज़ की बात करें, उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब उसको एक कैप्टिविटी में, यानी कि उसको बंधक बना लिया, उसको एक केज में बंद कर दिया है. द टाइगर इज डेंजरस इवन अ केज. The tiger's power is restricted in captivity. The tiger is becoming stronger in the cage. The tiger enjoys being in the cage. तो यहाँ पर उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उसकी पावर को कम कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा. The tiger's power is restricted in captivity. What does the tiger do in his cage? क्या कर रहा है टाइगर? Sleeps all day, पूरा दिन सोता है.
लुक्स एट विजिटर्स विद एंगर, गुस्से में विजिटर्स को देखता है। रोम्स रेस्टलेसली बैक एंड फोर्थ, बस रेस्टलेसली यानी उसको बिल्कुल भी चैन नहीं और वो आगे घूमता रहता है इधर बैक एंड फोर्थ, कभी आगे की तरफ कभी पीछे की तरफ, यानी कि इधर उधर बस घूमता रहता है वो उसके अंदर। प्लेज विद अदर एनिमल्स, बाकी एनिमल्स के साथ खेलता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाउ डज द टाइगर फील अबाउट द विजिटर्स, विजिटर्स के बारे में वो क्या फील कर रहा है उनको देख के। एंजॉयज देयर अटेंशन, एंजॉय करता है जब उसको देख रहे हैं। इग्नोर्स देम कम्प्लीटली, ट्राइज टू स्केयर देम, ही फील्स हैप्पी टू सी देम, इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, किसी पे भी अटैक नहीं कर सकता, इसलिए ही इग्नोर्स देम कम्प्लीटली। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मैसेज द पोएट कन्वे थ्रू दिस स्टैंजा, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो। टाइगर्स आर डेंजरस एंड शुड बी लॉक्ड अप, जूस आर द बेस्ट प्लेस फॉर एनिमल्स, कैप्टिविटी डिप्राइव्स एनिमल्स ऑफ देयर फ्रीडम एंड डिग्निटी, टाइगर्स लव ह्यूमन कंपनी। तो जो कैप्टिविटी है डिप्राइव कर देती है उससे, जो एनिमल्स की फ्रीडम है उनसे, उनकी फ्रीडम को, उनकी डिग्निटी को, उनकी रिस्पेक्ट को छीन लेती है, क्योंकि जो एनिमल्स, जो ह्यूमंस हैं वो अपने एक एंटरटेनमेंट के लिए इन एनिमल्स को केज में बंद कर देते हैं, जू में बंद कर देते हैं। तो इससे हम उनकी कहीं ना कहीं उनकी फ्रीडम को उनसे स्नैच कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम को उनसे छीन रहे हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फॉर्म के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द बॉल फॉर्म, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. What is the loss of the ball symbolized in the poem? हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बच्चा है उसकी बॉल गुम हो गई है, तो वो क्या सिंबलाइज कर दिया अकॉर्डिंग टू द पोएट। स्मॉल एक्सीडेंट, छोटा सा एक्सीडेंट, लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस की, लेसन इन प्लेइंग गेम्स, अ टेम्पररी मिस्टेक। यहाँ पर लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस की बात हो रही है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, मेच्योर हो रहा है, तो धीरे धीरे जो उसकी इनोसेंस है, जो चाइल्डहुड इनोसेंस है, वो खत्म होती जा रही है और वो बच्चा मेच्योर होता जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। वट इज द बॉयज रिएक्शन टू लूजिंग द बॉल, बॉय का क्या रिएक्शन है जब उस बॉल को गुम कर देता है। तो जैसा सबका होता है वैसा ही इस बच्चे का भी होगा। ही इज इंडिफरेंट, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ही चेयरफुल एंड एक्साइटेड, बहुत खुश हो गया। ही फील सैड एंड हेल्पलेस, सैड और हेल्पलेस है, अब वो कुछ कर नहीं सकता है। ही क्विकली बाइज अ न्यू वन, तुरंत दूसरी जाकर खरीद लेता है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, आंसर सी की बात हो रही है, सी ऑप्शन की बात हो रही है। ही फील सैड एंड हेल्पलेस, बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है बच्चा। What literary device is used in a merrily bouncing down the street? कौन सी literary device का यूज है यहाँ पर। यहाँ पर यूज है personification का। जिस तरीके से merrily यानी कि हम humans के लिए यूज कर लेते हैं, कि जैसे कोई बच्चा मान लो बहुत ज्यादा खुश है और वो कूद रहा है, तो merrily is merrily bouncing, वो भी jumping, तो यहाँ पर bouncing बॉल के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफाई किया जा रहा है बॉल को, इसलिए यहाँ पर merrily bouncing यहाँ पर personification का यूज है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द फ्रेज देयर इट इज इन द वाटर सजेस्ट, क्या सजेस्ट कर रहा है ये। द बॉल इज फ्लोटिंग सेफली, द बॉल इज लॉस्ट फॉर एवर, द बॉय इज हैप्पी टू सी द बॉल हैज बीन रिकवर्ड। तो यहाँ पर बॉल के हमेशा के लिए पानी में चले जाने की बात है, इसलिए आप यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द बॉल इज लॉस्ट फॉर एवर। What theme is reflected in this stanza? इस stanza में कौन सी थीम को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। The joy of playing, the harsh reality of loss, the power of imagination, the importance of competition. तो यहाँ पर harsh reality of loss की बात की जा रही है कि उसकी जो इनोसेंस है, जैसे उसकी बॉल गुम हो गई है वैसे ही उसका जो इनोसेंस है वो भी क्या हो रही है, लूज होती जा रही है। सिमिलरली कुछ हमारी जो पोजेशंस हैं, हमारे जो लव्ड वंस हैं, वो भी धीरे धीरे हमसे गुम होते रहेंगे। तो इस पूरी ही पोम में यहाँ पर लॉस की थीम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। Extract 2. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Why does the poet say no use to say, oh, there are other balls? ऐसा क्यों कहता है poet? Because the boy can easily buy a new ball. Easily खरीद सकता है. Because the ball is expensive, बहुत महंगी है. Because the boy is emotionally attached to the lost ball. उसका emotionally connection था उस ball के साथ. Because the poet doesn't care about the ball. उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। Because the boy is emotionally attached to the lost ball. जो बच्चा है बहुत इमोशनली अटैच्ड है उस बॉल से, और अगर पोएट उसको बाकी कोई और भी बॉल ला कर देगा तो उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2,
What does the phrase ultimate shaking grief imply? क्या मतलब है इस phrase का ultimate shaking grief? A minor inconvenience, छोटी सी परेशानी. Deep emotional sorrow, बहुत बड़ा दुख. A sense of excitement, खुशी की बात है. Temporary sadness, थोड़ी देर की एक temporary सी sadness है. ये डीप इमोशनल सोरो, एक बड़ा ही उसको बहुत ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि वो उस बॉल से बहुत ज्यादा उसको लगाव था. उसको लगता नहीं था कि उसकी बॉल उससे कभी भी गुम हो जाएगी. इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये डीप इमोशनल सोरो. What does his young days into harbor symbolize? क्या है symbolize कर रहे हैं वो? The loss of childhood innocence, the happiness of childhood, the start of a new journey, a lesson in swimming. यहाँ पर बात हो रही है उसके innocence के loss की, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन A will be the right answer. Which literary device is used in ultimate shaking grief fixes the boy? यहाँ पर किस पोएटिक डिवाइस की बात हो रही है? यहाँ पर क्या है? ऑक्सीमोरन है. ऑक्सीमोरन क्यों है? क्योंकि देखो दो वर्ड्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, शेकिंग और फिक्स. शेकिंग का क्या है? यहाँ पर मूवमेंट की बात कर रहा है. फिक्स यानी स्टिलनेस की बात करे, किसी चीज को फिक्स कर दिया यानी वो मूव नहीं कर पा रही. तो यहाँ पर दोनों ही एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं, शेकिंग और फिक्स दोनों ही ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन ऐसे केस में कौन सी पोएटिक डिवाइसेस होती है ऑक्सीमोरन, इसलिए इसका आंसर होगा ए. What message does the poet convey through this stanza? Stanza से poet कौन सा मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? Loss is an important part of growing up. Toys are easily replaceable. Children should not play near water. Life is all about material possessions. तो हमें पता है लॉस की ही थीम है इस पोम की, तो यही सही आंसर होगा इसका. लॉस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट हम पोम देखते हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलाइन वेल्स. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if it roars at you as you are dying, you'll know it's the Asian lion. What does tawny mean in the given lines? तो tawny beast यूज किया गया. यहाँ पर tawny क्या है? टॉनी रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट कलर को, ब्लैक कलर को, गोल्डन येलो ब्राउनिश कलर को, या फिर ग्रीन कलर को. तो यहाँ पर जो टॉनी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्डन और येलोइश कलर, यानी कि थोड़ा जो ब्राउनिश कलर होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. विच एनिमल इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टैंजा? हम देख सकते हैं यहाँ पर तो यूज भी किया हुआ है एशियन लाइन, तो लाइन की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा. व्हाट इज द पोएट्स टोन इन दिस स्टैंजा? आप देखो टोन पर क्वेश्चन आ गया ना, ऊपर ही हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ पर सीरियस, ह्यूमरस, सैड, फियरफुल, हमें पता है टोन हमने देखी भी थी ऊपर, पोम डिस्कस की थी जब, कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक ह्यूमरस वे में उसने पोएट ने लिखा है इस पोम को. यहाँ पर ह्यूमरस टोन यहाँ पर पोएट की है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. What literary device is used in if he roars at you as you are dying? यानी कि आप उसको तब पहचानोगे जब वो आप पे रोर करेगा, और जब आपको वो मारने वाला होगा और रोर करेगा तब आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि क्या है एशियन लायन. तो ये क्या है? क्या ये सिमली है? कंपैरिजन है किसी में लाइक और डेस का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एलिट्रेशन, क्या किसी बिगिनिंग साउंड का रिपीटेशन हो रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है. आयरनी, मेटाफर, तो यहाँ पर आयरनी का यूज है क्योंकि यहाँ पर आयरनी है. यही तो आयरनी है इसमें, कि हम ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर हम बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे, वहां पर पोइट क्या कर रही है, वो दिखा रही है कि हम उस टाइम क्या कर रहे होंगे, आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि कौन सा वाइल्ड एनिमल है. सॉरी. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा? ए ए बी बी. Extract 2. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you, the simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Which animal is described in this stanza? Is it a leopard, Bengal tiger, cheetah और lion? चीता की तो इसमें बात ही नहीं हो रही है. Bengal tiger नहीं, बिल्कुल भी नहीं. lion बिल्कुल भी नहीं. leopard बिल्कुल भी नहीं. मैम ने तो सारे बिल्कुल भी नहीं कर दिए. यहाँ पर किस एनिमल की बात हो रही है? तो बंगाल टाइगर टू डिसन. यहाँ पर बंगाल टाइगर की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा. What do the black stripes on a yellow ground refer to?
यहाँ पर जो ब्लैक स्ट्राइप्स हैं वो क्या रेफर कर रही हैं? टाइगर्स हैबिटेट। क्या उसके हैबिटेट रहने की जगह रिप्रेजेंट कर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टाइगर्स फर पैटर्न, उसका फर का क्या पैटर्न है? ये रोड साइन है, कोई वार्निंग सिग्नल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन बी कि उसकी जो स्किन है, उसका जो फर है वो कैसा, उसके पैटर्न को दिखा रहे हैं कि उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स बने हुए होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, वट ह्यूमरस एलिमेंट इज यूज इन जस्ट नोटिस इफ ईच यू? कौन से ह्यूमरस एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर? आयरन ये ऊपर भी हमने डिस्कस किया है। वट थीम डज दिस स्टैंजा रिफ्लेक्ट? क्या थीम रिफ्लेक्ट कर रहा है? ब्यूटी ऑफ एनिमल्स, डेंजर्स ऑफ द वाइल्ड, द पॉइट्स फियर ऑफ एनिमल्स, द इंटेलिजेंस ऑफ टाइगर्स, डेंजर्स ऑफ द वाइल्ड। की कितने डेंजरस ये वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं? तो आंसर उसका होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू? यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस की बात हो रही है? नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। किस जिस तरीके से ह्यूमन किसी को ग्रीट कर रहा होता है, यहाँ पर एक वाइल्ड बीस्ट भी क्या कर रहा है? ग्रीट कर रहा है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज, पर्सोनिफाई कर रहे हैं उस वाइल्ड बीस्ट को। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीमोरोन भी हो सकता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता ऑक्सीमोरोन, तो हमने ऑक्सीमोरोन ऊपर भी डिस्कस किया कि दो ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इकट्ठे होंगे तो वहां पर ऑक्सीमोरोन का यूज होता है। यानी कि देखो यहाँ पर बात करें, नोबल भी है और वाइल्ड भी है। नोबल बिल्कुल कैसा है? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सॉफ्ट सा जिसका बिहेवियर होगा ना। और एक वाइल्ड, वाइल्ड क्या होता है? बहुत ज्यादा जो डेंजरस हो सकता है, अटैक कर सकता है एकदम से, है ना। तो नोबल और वाइल्ड दोनों ही ऑपोजिट वर्ड्स, दोनों ही ऑपोजिट आइडियाज का एक साथ यूज हुआ, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरोन पोएटिक डिवाइस का भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, strolling forth a beast you view whose hide is covered with spores. As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Now the questions, which animal is described in this stanza? तो हमने देखा है इसमें लेपर्ड की बात हो रही है, तो बिना ऑप्शन पढ़े हम लगा सकते हैं ऑप्शन बी, लेपर्ड। What does hide refer to in the line whose hide is covered with spots? तो किसकी हाइड स्पोर्ट्स से कवर है, यानी किसकी स्किन कवर्ड है? द एनिमल्स होम, द एनिमल स्किन, द जंगल, अ सीक्रेट प्लेस। तो यहाँ पर स्किन जो हाइड है उसका क्या मीनिंग है यहाँ पर? स्किन। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, द एनिमल्स स्किन। किसकी स्किन की बात हो रही है यहाँ पर? लेपर्ड की, जिसकी स्किन किससे कवर्ड है? विद स्पॉट्स, पेपर लाइक स्पॉट्स जिसकी बॉडी पर है, जिसकी स्किन पर है। What is the humorous element in this stanza? क्या humorous element है stanza में? The mention of the beast's beauty, उनकी beauty को जो mention किया गया है, क्या वो humorous element है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। The way the poet suggests you will recognize the leopard only after being attacked, कि आपको अटैक हो जाएगा आपके ऊपर, उसके बाद आप रिकॉग्नाइज करोगे कि ये क्या है? लेपर्ड है। The way the poet describes the jungle, जंगल को उसने डिस्क्राइब किया है, क्या वो एक ह्यूमरस एलिमेंट है? The mention of a friendly encounter, एक फ्रेंडली एनकाउंटर होगा क्या हमारा किसी वाइल्ड बीस्ट के साथ? बताओ, क्योंकि ये है ह्यूमरस एलिमेंट, तो ह्यूमरस एलिमेंट है इसमें बी। The way the poet suggests you will recognize the leopard only after being attacked, कि किस तरीके से अटैक करने के बाद, जैसे लेपर्ड हम पे अटैक करेगा तब हम पहचानेंगे कि क्या है, एक लेपर्ड है। बताओ, यही क्या है? हमारा ह्यूमरस एलिमेंट है यहाँ पर। तो ये जो पूरी की पूरी पोम है, एक बड़े ही ह्यूमरस वे में, एक लाइट मूड में जो पोएटेस ने शायद इस पोम को लिखा। Which poetic device is used in as soon as he has leapt on you? तो he has, h और h का रिपीटेशन है, that's why यहाँ पर alliteration option C इसका आंसर होगा। What message does the poet convey in this stanza? इस stanza में poet क्या message convey कर रहे हैं? Leopards are friendly animals. Leopards are fast and dangerous. Leopards are easy to tame. Leopards are afraid of humans. यहाँ पर बात की जा रही है लेपर्ड्स आर फास्ट एंड डेंजरस, कि कितने फास्ट है और डेंजरस है। नेक्स्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम पोम अमांडा। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Who is speaking to Amanda in these lines? Amanda's teacher, Amanda's mother or guardian, Amanda's friend, Amanda's neighbor. तो यहाँ पर Amanda's mother और guardian इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। What does the speaker want Amanda to do? Play outside, improve her posture and manners, read a book, stay quiet.
तो ऑप्शन बी, इम्प्रूव हर पोस्चर एंड मैनर्स, कि अपने पोस्चर को सही करे, अपने मैनर्स को करेक्ट करे, यही तो बात की जा रही है इसमें बार बार। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What is Amanda's reaction to these instruction? अमांडा कैसे रिएक्ट कर रही है जब उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है? She listens carefully, सुनती है ध्यान से। She argues back, क्या वो बहस करती है? She daydreams and ignores them. She becomes angry, बहस वो कर नहीं सकती है, गुस्सा वो कर नहीं सकती है। That's why she starts to daydream and ignores them. वो क्या करती है? उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है, डे ड्रीम करना स्टार्ट कर देती है, एंड इग्नोर्स देम, और उनको इग्नोर भी करती है। शी बिकम्स एंग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। What does this stanza suggest about Amanda's life के बारे में स्टैंजा क्या सजेस्ट करता है? She is free and independent, क्या वो फ्री और इंडिपेंडेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। She is constantly scolded and restricted, क्या उसको लगातार डांटा जा रहा है, उसकी फ्रीडम को डिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? She enjoys listening to advice, उसको एडवाइस सुनना अच्छा लग रहा है। She loves spending time with her family, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उसको बार बार उसकी मदर डांटती हैं और डिस्ट्रिक्ट करती हैं। Option B is the right answer. What poetic device is used in stop the slouching and sit up straight? यहाँ पर S और S कितनी बार S का यूज है, इसलिए यहाँ पर alliteration का यूज है। बिगिनिंग साउंड क्या है? S, इसलिए यहाँ पर alliteration, बिगिनिंग लेटर। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. What does Amanda imagine herself as? यहाँ पर जो अमांडा है वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है? सी की बात हो रही है तो एक मरमेड की बात हो रही होगी, इसलिए उसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अ मरमेड। व्हाट डज द वर्ड लैंग्वेज मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? लैंग्वेज का मतलब क्या है? एक्टिव एंड एनर्जेटिक नहीं, लेजी एंड रिलैक्स्ड नहीं, डेंजरस एंड वायलेंट नहीं, बोरिंग एंड अनप्लेजेंट नहीं। तो मैम आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लेजी एंड रिलैक्स्ड, कि वहां पर उसकी मदर उसको बार बार टोकने के लिए नहीं होंगी, तो बिल्कुल आराम से मजे से उस सी में वो घूमेगी, तैरेगी, एक मरमेड की तरह उसमें पूरा अपना टाइम अच्छे से फ्री होकर बिल्कुल स्पेंड करेगी। इसलिए यहाँ पर सही आंसर है, इसका आंसर बी, लेजी एंड रिलैक्स्ड। व्हाट डज द एम्ब्रॉयड सी सिंबलाइज? एम्ब्रॉयड सी क्या सिंबलाइज कर रहा है? Amanda's dream of freedom, Amanda's fear of water, Amanda's love for her home, Amanda's interest in nature. तो उसका जो ड्रीम है फ्रीडम का, तो फ्रीडम ही तो चाह रही है बच्ची, जब भी वो कुछ इमेजिन कर रही है वो क्या चाह रही है, और उसमें फ्रीडम चाह रही है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वो क्या सिंबलाइज कर रहा होगा? एम्ब्रॉयड सी उसकी फ्रीडम को ही सिंबलाइज कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। What contrast does this stanza create? किस तरीके का जो कॉन्ट्रास्ट है स्टैंजा क्रिएट कर रहा है? Between Amanda's reality and her imagination, between Amanda's love for school and her dislike for home, between Amanda's friends and family, between Amanda's laziness and her energy. तो यहाँ पर उसकी रियलिटी और इमेजिनेशन की तो बात हो रही है ना, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कि कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है, उसकी जो रियलिटी है और उसकी इमेजिनेशन है, कितना अंतर है। रियलिटी में उसकी लाइफ की सिचुएशन क्या है और वो क्या चाह रही है, क्या वो ड्रीम कर रही है, क्या वो उसकी इमेजिनेशन, दोनों ही बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं। Which poetic device is used in a mermaid drifting blissfully? यहाँ पर इमेजरी का यूज है, कि हम इमेजिन कर रहे हैं एक मरमेड है जो बहुत ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, बहुत आराम से मजे से ड्रिफ्ट कर रही है उस सी के अंदर, तो यहाँ पर इमेजरी का यूज है। नेक्स्ट आंसर, Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो देखो उसकी मदर बच्ची की हालत क्या है, देखो बार बार उसकी मदर उसको नैग करके टोके जा रही है, ऐसा करो, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो हमारी सिचुएशन भी यही होती है कई बार पेरेंट्स के सामने, तो ऐसी जो अमांडा है उसकी सिचुएशन भी यही है। तो चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर इन दिस स्टैंजा? देखो दोबारा से टोन का क्वेश्चन आ गया है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस पोम को, इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से लेकर एंड तक देखना है, कुछ भी पार्ट मिस नहीं करना है। तो टोन ऑफ द स्पीकर क्या है स्टैंजा में? काइंड एंड लविंग है, स्ट्रिक्ट एंड कमांडिंग है, एक्साइटेड एंड चीयरफुल है, सैड एंड इमोशनल है। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर कमांड दी जा रही है उसको, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका बी, स्ट्रिक्ट एंड कमांडिंग। देखो कितना इजीली क्वेश्चन कर लिया हमने ये। नेक्स्ट, व्हाट डू दीज लाइन्स सजेस्ट अबाउट अमांडास डेली लाइफ? के बारे में क्या
सजेस्ट कर रही हैं ये लाइन्स। शी एंजॉयज डूइंग कोर्स, उसको काम करना अच्छा लगता है। शी इज अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टू बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहने के लिए उसके ऊपर बहुत दबाव है। शी लव्स लिसनिंग टू हर एल्डर्स, एल्डर्स की बात सुनना उसको पसंद है। शी इज ट्रीटेड विद काइंडनेस, बड़े काइंडनेस के साथ उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके साथ ट्रीट किया जाता है उसको बड़ी काइंडली वे में। कैसा है? शी इज अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर टू बी डिसिप्लिन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये उसकी मदर उस पर इतना प्रेशराइज कर रही है उसको बार बार। What effect does the repeated use of Amanda's name have? बार बार इस पोम के अंदर हम बड़े काइंडनेस के साथ उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके साथ ट्रीट किया जाता है उसको बड़ी काइंडली वे में। कैसा है? शी इज अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर टू बी डिसिप्लिन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये उसकी मदर उस पर इतना प्रेशराइज कर रही है उसको बार बार। What effect does the repeated use of Amanda's name have? बार बार इस पोम के अंदर अमांडा का नेम रिपीट किया जा रहा है, तो उससे पोइट क्या इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं? इट शोज लव एंड केयर, इट emphasizes द constant nagging she faces, it makes Amanda feel happy, it creates a physical effect in the poem. यहाँ पर क्या एम्फेसाइज किया जा रहा है? जो कॉन्स्टेंटली उसको नैग किया जा रहा है, स्कोल्ड किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हाउ डज अमांडा लाइकली फील इन रिस्पॉन्स टू दिस इंस्ट्रक्शन, उसको इन इंस्ट्रक्शन को सुनकर कैसा फील होता है? हैप्पी, मोटिवेटेड, एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड, बोर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। हमें पता है वो कितने फ्रस्ट्रेटेड है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। What literary device is used? Did you finish your homework, Amanda? तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन पूछकर कुछ पॉइंट जो है अपने मैसेज को एम्फेसाइज करना चाहता है, तो पोएटिक डिवाइस वहां पर होती है रेटोरिकल क्वेश्चन। Extract 4. I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is gold and the freedom is free. What does Amanda imagine herself as in this stanza? As an orphan. फर्स्ट लाइन से ही हमें पता चल रहा है वो ऑर्फन की तरह, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। What does the phrase the silence is gold and the freedom is sweet? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्या सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? Amanda enjoys being alone and free. Amanda is afraid of silence. Amanda dislikes being independent. Amanda loves her family's rules. तो यहाँ पर भी उसकी लोनलीनेस की बात हो रही है, जहाँ पर बिल्कुल ट्रैंक्विलिटी के साथ पीस के साथ अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकती है। उसके लिए जो साइलेंस है, जितना गोल्ड प्रेशियस होता है, उसके लिए जो साइलेंस है वो उतनी प्रेशियस है जितनी कि एक स्वीट मीठी उसको कोई चीज़ उसको जो है उसके मूड को सही कर सकती है, उसको खुशी दे सकती है। तो सिमिलरली जो फ्रीडम है वो उसके लिए एक स्वीट की तरह है। इसलिए यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। What contrast does the poet create in this stanza? कौन से contrast की बात की जा रही है इस stanza में? Between Amanda's real life restrictions and her imagined freedom. Between Amanda's love for school and her dislike for home. Between Amanda's rich lifestyle and her dreams. Between Amanda's love for discipline and her rebellion. तो हमें पता है सीधा आंसर क्या होगा इसका, कि उसकी रियल लाइफ के बीच में और उसकी इमेजिन्ड लाइफ के बीच में, दोनों में ही क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। What is the mood of this stanza? मूड वही टोन की बात हो रही है कि क्या मूड है इस stanza का? जॉयफुल, केयरफ्री, डार्क एंड डिप्रेसिंग, एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, सीरियस एंड थॉटफुल। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो क्या है? ऑर्फन बनी हुई है ना, बनी हुई है ऑर्फन। देखो ऊपर स्टैंडर्ड में दोबारा पढ़ा देती हूँ आपको। तो ऑर्फन है तो इमेजिनेशन में क्या है? बड़ा फ्री है वो, तो खुश भी है और वो फ्री भी है। तो यहाँ पर क्या होगा? जॉयफुल एंड केयर फ्री यहाँ उसको टोकने वाला कोई भी नहीं है, बिल्कुल आराम से बिना किसी टेंशन के फ्री होकर वो वहां पर घूम सकती है। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। Which literary device is used in the silence is gold and the freedom is sweet? यहाँ पर देखो हमने ऊपर बताया मैंने कैसे कंपैरिजन हो रहा है साइलेंस का गोल्ड के साथ, फ्रीडम का किसी स्वीट के साथ, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। नाउ नेक्स्ट है आपकी fog. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. How does the fog arrive according to the poet? किस तरीके से fog आती है? With a loud noise, on little cat feet, in a rush, with a storm. यहाँ पर हमें पता है कैट को मेटाफर की तरह फॉग और कैट का यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो मेटाफर का भी यूज है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ऑन लिटिल कैट फीट की, जिस तरीके से बिल्ली जो है कैट है बिल्कुल आराम से आती है, उसको कोई नोटिस नहीं करता है,
सिमिलरली जो फॉग है वो भी कैट ही की तरह बिल्कुल साइलेंटली जो है पूरे हार्बर के ऊपर आकर उस पूरे हार्बर को, पूरी सिटी को कवर कर लेती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। What is the significance of the fog sitting looking over the harbor and city? क्या signify कर रहा है? It is peaceful and quietly observing. It is attacking the harbor. Attack कर रही है कोई? It is causing destruction की भी यहाँ बात नहीं है. Floating in the air, air में float कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. It is peaceful, बिल्कुल आराम से आ रही है, जा रही है, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, आती है बिल्कुल आराम से, थोड़ी देर ठहरती है और फिर बिल्कुल चुपचाप चली जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जिस तरीके से कैट आती है बिल्कुल चुपचाप, थोड़ी देर आकर बैठेगी, ऑब्जर्व करेगी इधर उधर और फिर चली जाएगी, तो ऐसे ही फॉग भी इस तरीके से बिहेव कर रही है यहाँ इस पोम में। Why does the poet describe the fog as coming on little cat feet? ऐसे क्यों डिस्क्राइब कर रहा है वो कि फॉग जो है बिल्कुल लिटिल कैट फीट पर आ रही है? क्योंकि to suggest that the fog is soft and quiet, to indicate that the fog is fast and loud, to show that the fog is dangerous, to imply that the fog is afraid. तो फर्स्ट में ही बात हो रही है टू सजेस्ट दैट द फॉग इज सॉफ्ट एंड क्वाइट, की फॉग भी बिल्कुल सॉफ्टली क्वाइटली पूरी सिटी को कवर कर लेती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। What is meant by on silent haunches? On silent haunches का क्या मतलब है? Fog is making noise. The fog is standing still and quietly waiting. The fog is being playful. The fog is moving rapidly. तो यहाँ पर standing still होने की बात हो रही है कि बिल्कुल quietly जो है वेट कर रही है, आसपास अपना देख रही है, जिस तरीके से कैट ऑब्जर्व करती है वो ऑब्जर्व कर रही है और वापस चली जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। What happens after the fog sets looking? क्या होता है उसके बाद? It stays in the same place. It moves on leaving the area. It starts to grow bigger. It disappears completely. So it moves on leaving the area. वो वहां से धीरे धीरे करके वहां से चली जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कुछ जनरल क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम? क्या सेंट्रल आइडिया है? द फॉग इज डेंजरस एंड हार्मफुल. The fog is a symbol of confusion and fear. The fog is quiet, peaceful, and has a fallen-like quality. The fog is symbolic of a storm coming. तो हमें पता है फॉग की क्वाइटनेस की बात हो रही है, इसके पीसफुल होने की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। What literary devices are used in the poem fog? Fog में कौन सी literary devices? Simile, alliteration, personification, metaphor, onomatopoeia and irony, alliteration and hyperbole. यहाँ पर personification का यूज है क्योंकि हम फॉग को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं कैट से। एंड मेटाफर, यहाँ पर मेटाफर भी है क्योंकि दोनों के बीच में कंपैरिजन है। तो बी इसका सही आंसर होगा। विच कंपैरिजन डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द फॉग? कौन से कंपैरिजन की बात कर रहे हैं? द फॉग इज लाइक ए स्टॉर्म, स्टॉर्म से कंपेयर किया? नहीं, द फॉग इज लाइक ए कैट, बिल्कुल कैट से कंपेयर किया, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। द फॉग इज लाइक ए कैट। Why is the fog described as silent in the poem? फॉग को साइलेंट क्यों बोला गया उसको कि जो फॉग है बहुत ज्यादा साइलेंट है? Because it makes no sound that it moves, because it is heavy and still, because it is frightening and quiet, because it is hiding. हम पता है क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल भी साउंड नहीं करती है, क्वाइटली आती है और चली जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। Now the poem The Tale of Custer the Dragon. Belinda lived in a little house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little white dragon. Who are the main characters in Belinda's house? क्या बेलिंडा है? बेलिंडा फैमिली है। बेलिंडा किटन, अ माउस, अ डॉग एंड अ ड्रैगन, बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी हमें पता है बेलिंडा की बात हो रही है, किटन भी है उसका, एक माउस भी है, एक डॉग भी है और उसके साथ एक ड्रैगन भी रहता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। What colors are used to describe the pets in Belinda's house? Black, white, brown, yellow, black, gray, yellow, red, white, gray, brown, pink, blue, green, red, yellow, black, gray, yellow and red. हम देख सकते हैं यहाँ पर कलर बताया है, किटन है ब्लैक, माउस है ग्रे, डॉग एंड a little red wagon and a really truly little white dragon. Who are the main characters in Belinda's house? क्या बेलिंडा है? बेलिंडा फैमिली है। बेलिंडा किटन, अ माउस, अ डॉग एंड अ ड्रैगन, बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी हमें पता है बेलिंडा की बात हो रही है, किटन भी है उसका, एक माउस भी है, एक डॉग भी है और उसके साथ एक ड्रैगन भी रहता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। What colors are used to describe the pets in Belinda's house? Black, white, brown, yellow, black, gray, yellow, red, white, gray, brown, pink, blue, green, red, yellow, black, gray, yellow and red. हम देख सकते हैं यहाँ पर कलर बताया है, किटन है ब्लैक,
माउस है ग्रे, डॉग है येलो, वेगन है रेड, और उसका जो लिटिल पार्ट है ड्रैगन, वो किस कलर का है? बताएं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे कि जो ड्रैगन है उसका क्या कलर है, किस कलर का ड्रैगन है। ठीक है, चलो। व्हाट इज स्पेशल अबाउट बेलिंडा's पेट? बेलिंडा का कौन सा पेट है जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, जिसको बार बार, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? इट इज अ कैट, इट्स अ डॉग, इट इज अ ड्रैगन, इट इज अ माउस। ड्रैगन जो है वही स्पेशल है, क्योंकि इस पोम में उसको कवर दिखाया गया कि ड्रैगन जो है दिखने में तो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, लेकिन वो क्या है, उसको बहुत कवर दिखाया गया, डरपोक दिखाया गया। इसलिए यहाँ पर जो स्पेशल, एक जो अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्पेशल किसकी बात हो रही है? ड्रैगन की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पेट ड्रैगन हैव? इनमें से कौन सी चीजें उसके पास? ए मैजिकल पावर, ए लिटिल ब्लैक किटन, ए रियल एंड ट्रूली क्वालिटी, ए लिटिल रेड वेगन। तो उसकी एक रियल ट्रू क्वालिटी है जो हमें बाद में पता चलेगी। हाउ इज द ड्रैगन डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टैंजा? ड्रैगन को कैसे डिस्क्राइब किया है? एज एन इमेजिनरी क्रिएचर, क्या कोई इमेजिनरी क्रिएचर है? नहीं। एज ए पेट दैट इज नॉट रियल, एज अ मैजिकल एंड पावरफुल एनिमल, एज अ रियल टेंजिबल पेट। रियल पेट है ना उसके पास, तो उसी की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड, ही हैड लिटिल फियर, ही वॉज टेरिफाइड ऑन his own shadow, and that made him want to disappear. What is the nature of the dragon in the poem? क्या नेचर है? brave and fierce, weak and scared, friendly and calm, intelligent and wise. तो हम इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो इसमें कैसा दिखा रहा है, उसको टेरिफाइड दिखा रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उसको वीक और स्केर्ड माना जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। What made the dragon want to disappear? डिसअपियर क्यों होना चाहता है वो? क्योंकि वो अपनी खुद की शैडो से ही डर गया है। बताओ, इस फियर ऑफ अदर एनिमल्स नहीं, इज ओन शैडो, अपनी खुद की शैडो से डर गया, इसलिए वो डिसअपियर, गायब होना चाहता है, छुपना चाहता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। What does the poet suggest about the dragon's personality? क्या सजेस्ट कर रहा है वो ड्रैगन की पर्सनैलिटी के बारे में? ये ड्रैगन बहुत ब्रेव और स्ट्रॉन्ग है, ड्रैगन इज कवर्डली एंड फ्राइटन, ड्रैगन इज प्लेफुल एंड मिस्चीवियस, द ड्रैगन इज वाइज एंड इंटेलिजेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंसर जो ड्रैगन वो कवर्डली है और फ्राइटेंड है, डरा हुआ है। What kind of fear does the dragon experience? Fear of fire, fear of other animals, fear of his own shadow, fear of being alone. किस चीज से डर रहा है वो? अपनी खुद की शैडो से, ऑप्शन सी। What literary device is used? The dragon was a coward. Personification, क्योंकि जिस तरीके से हम ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं कॉवर्ड, तो सिमिलरली यहाँ पर ड्रैगन के लिए भी यूज किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को शो किया जा रहा है कि वो क्या है, कॉवर्ड है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज है। Extract 3. But the dragon made a brave reply, I'll fight, I won't be shy, and with a roar he charged ahead and frightened the pirate away from the bed. How does the dragon respond to this challenge? ड्रैगन जो उनकी लाइफ में चैलेंज आया, जो पायलट वहां पर एंटर कर गया है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है? रन्स अवे इन फियर, भाग जाता है डर के। ब्रेवली एक्सेप्ट्स एंड फाइट्स, ब्रेवली एक्सेप्ट करता है उस सिचुएशन को, फेस करता है और फाइट करता है। ही स्टेज साइलेंट एंड डज नथिंग, कुछ नहीं करता है। ही कॉल्स फॉर हेल्प, के लिए बुलाता है। ऑप्शन बी इस ऑप्शन स्टैंजा के अकॉर्डिंग क्या वो क्या है, यहाँ पर उसको बड़ा ब्रेव दिखाया गया है, इसलिए ही ब्रेवली एक्सेप्ट्स एंड फाइट्स, ऑप्शन बी। What causes the dragon to change his behavior? उसका जो बिहेवियर दिखाया जा रहा था पोम में कि बड़ा कवर्ड है, वो किस चीज से उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आया? His love for Belinda, his fear of the pirate, his desire to be brave, his anger at the pirate. अब उसकी जो डिजायर थी ब्रेव बनने की, उसके अंदर क्रिएट हो गई थी, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। What action does the dragon take to frighten the pirate? को डराने के लिए वो क्या करता है? Roars and charges ahead. He hides under the bed, he barks loudly, runs away. तो रोर करता है, एकदम से गुर्राता है ताकि वो डर जाए। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। What does the dragon's bravery show about his characters? की कैरेक्टर के बारे में उसकी जो ड्रैगन की ब्रेवरी है वो क्या बताती है? He's still scared of everything, अभी भी डरा हुआ है। He can overcome his fears when necessary, कि अपने उसके जो डर हैं उन पे वो काबू पा सकता है जब जरूरी होगा ऐसे सिचुएशन में। ही एंजॉयज फाइटिंग, फाइट करना उसको पसंद है। एंग्री एंड वायलेंट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि जब प्रॉब्लम पड़ी तो उसने उसके जितने भी फियर थे उनको ओवरकम किया और उसको पायलट के साथ फाइट बैक किया। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन विद द रोर ही चार्ज द हेड? यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साउंड वर्ड यूज हो रहा है, रोर, इसलिए यहाँ पर ओनोमेटोपिया। यहाँ पर भी साउंड वर्ड्स का यूज होता है, वहां पर पोएटिक डिवाइस होती है ओनोमेटोपिया।
तो इस पोम में ओनोमेटोपिया का बहुत बार आप यूज देखेंगे, पूरी पोम के सारे स्टैंडर्ड्स को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत बार ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। What message does the poem The Tale of the Custom convey? Bravery comes naturally to everyone. Courage is often hidden and can emerge in difficult situations. Fear should always be avoided. Dragons are dangerous and aggressive. तो यहाँ पर बात हो रही है बी ऑप्शन की कि करेज कई बार छुपी हुई होती है लेकिन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में वो उभर कर आ जाती है, जैसे कि कस्टर्ड के केस में हुआ। आंसर बी इसका सही आंसर होगा। हाउ डज द पोइट यूज ह्यूमर इन द पोम? ह्यूमर को पोम में किस तरीके से पोइट ने यूज किया है? बाय डिस्क्राइबिंग द ड्रैगन एज अ फियर्स एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बाय पोर्ट्रेइंग द ड्रैगन एज अ कॉवर्ड, बाय हु लेटर बिकम्स ब्रेव। How does the poet use humor in the poem? By describing the dragon as a fierce and strong character, by portraying the dragon as a coward who later becomes brave, by describing the dragon's physical strength, by making the dragon an evil character। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से पहले उसको कॉवर्ड दिखाया गया है और बाद में उसको ब्रेव दिखाया गया। यही जो चीज है एक ह्यूमर एलिमेंट क्रिएट कर देती है इस पोम में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। Which of the following best describes the dragon's personality at the beginning of the poem? Beginning की बात की जा रही है यहाँ पर, क्या वो heroic शो किया गया, shy and cowardly, mischievous, lazy and indifferent। तो shy और cowardly शो किया गया उसको स्टार्टिंग में। Next is For Anne Gregory by W.B. Yeats. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. Who is the speaker in these lines? कौन है स्पीकर यहाँ पर? द पोएट W.B. येट्स। W.B. येट्स जो है यहाँ पर उस यंग गर्ल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। What does honey colored ramparts refer to? यहाँ पर जो honey colored ramparts फ्रेज यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है? Anne Gregory's golden walls, Anne Gregory's golden hair, a castle near Anne Gregory's house, a metaphor for wisdom. So it is used for Anne Gregory's golden hair. उसके जो golden hair है जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसकी इनर क्वालिटीज को, उसके लिए यूज किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। What does the speaker mean by love you for yourself alone? यहाँ पर स्पीकर क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? To love someone for their wealth, to love someone for their outer beauty, to love someone for their true self and inner qualities, to love someone for their skills। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि जो पोएट है वो यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें किसी को जो है केयर और अटेंशन, जो लव है वो उसकी इनर क्वालिटीज़ के लिए देना चाहिए, उसको पसंद, उसकी जो इनर क्वालिटीज़ है, उसका जो ट्रू सेल्फ है उसके लिए ही करना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। What is the tone of the speaker in these lines? देखिए दोबारा से टोन ऑफ द स्पीकर पूछा गया, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूर आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो मैंने समझाया है किस तरीके से टोन को हमें पहचानना है, उस चीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। So what is the tone of the speaker in these lines? Is it sarcastic, सीरियस एंड थॉटफुल, एंग्री और ह्यूमरस? तो यहाँ पर सीरियस और थॉटफुल जो है पोइट की टोन है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हाउ डज द स्टैंजा रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी वर्सेस इनर सेल्फ? किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। It highlights that people often love others for their physical appearance rather than their true self. It shows that love is based only on wealth. It proves that physical beauty is the most important thing in life. It suggests that external beauty and inner qualities are equally valued. तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही तरीके से इस पॉइंट को क्लैरिफाई कर रहा है, इसलिए यही ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। इट हाईलाइट्स दैट पीपल ऑफन लव अदर्स फॉर देयर फिजिकल अपीयरेंस रादर देन देयर ट्रू सेल्फ, कि ट्रू सेल्फ के लिए तो सिर्फ गॉड ही हमें लव कर सकते हैं, जो ह्यूमन लव है वो सिर्फ आउटर ब्यूटी को हमारी देखता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। एक्सट्रैक्ट नंबर 2, But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair.
सो हु इज द स्पीकर इन द स्टैंजा, यहाँ पर जो स्पीकर है वो चेंज हो गया, यहाँ पर जो एन ग्रेगरी है वो ये जो लाइंस हैं वो एन ग्रेगरी को रेफर कर रही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। What does Anne Gregory suggest she can do to change her appearance? क्या सजेस्ट कर रही है वो जिससे वो अपीयरेंस को चेंज कर पाएगी? Wear new clothes, change her hairstyle, use hair dye to change her hair कलर, अप्लाई मेकअप के। यहाँ पर उसके गोल्डन हेयर को एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसलिए वो कह रही है कि आई विल यूज़ हेयर डाई टू चेंज हर हेयर कलर। अपने हेयर कलर को चेंज करने के लिए वो हेयर डाई यूज़ करेगी, ताकि जो उसकी आउटर क्वालिटी, जो आउटर ब्यूटी है, उससे उसका जो शिफ्ट है लोगों का, उसकी इनर ब्यूटी की तरफ भी जाए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज शी विश टू चेंज हर हेयर कलर? क्यों विश करती है वो अपना हेयर कलर चेंज करने की? मैंने अभी आपको बताया, टू अट्रैक्ट मोर यंग मैन, टू लुक ओल्डर एंड वाइजर, टू टेस्ट इफ पीपल विल लव हर फॉर हर इनर सेल्फ रादर देन हर ब्यूटी, टू मैच द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड। वो ये देखना चाह रही है कि अगर वो अपने बालों को कलर कर लेगी, उस पर हेयर डाई अगर दूसरा कलर कर लेगी अपने बालों पर, तो क्या लोग उसको तब भी पसंद करते हैं या नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। What does this stanza reveal about Anne Gregory's perspective? उसके क्या perspective, उसकी क्या thinking है, क्या पता चलता है इस stanza से? She is proud of her beauty and wants people to admire it. She believes that inner qualities are more important than external beauty. She wants to become famous for her looks or she dislikes young men completely. तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्टली इसको आंसर कर रहा है। She believes that inner qualities are more important than external beauty. According to Anne Gregory, जो हमारी इनर क्वालिटीज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। Now the extract based questions from the poem The Trees by Adrian Rich. Extract number 1. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. Question number 1. What does the phrase the trees inside are moving out suggest? इस phrase से क्या मतलब है? The trees are physically walking out. The poet imagines trees moving as a metaphor for freedom. The trees are being cut down. The trees are being planted inside homes. तो यहाँ पर जो poet जो move out कर रहे हैं वो जो उनकी जो फ्रीडम के लिए उनका स्ट्रगल है उसको शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्योंकि पोइट की इमेजिनेशन, रियल में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ जो पोइट है वो इमेजिन कर रहे हैं कि जो ट्रीज़ हैं उनका जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फ्रीडम के लिए, वो घरों से बाहर निकल कर दोबारा से उनका जो नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट, वहाँ पर मूव आउट कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2. Why was the forest empty all these days? It was never a real forest. The trees were kept inside houses. The birds and insects left for a new home. The forest was destroyed. तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है कि जो ट्रीज हैं उनको जो है वॉल्स के अंदर बंद कर दिया है ह्यूमंस ने। The trees were kept inside houses. Option B is the right answer. Question number 3. What does the line "No sun bury its feet in shadow" mean? इसका क्या मतलब है? There was no sunlight in the forest. The trees blocked the sunlight. The sun could not create shadows due to the lack of trees. The sun was not strong enough. यहाँ पर है the sun could not create shadows due to the lack of trees. ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट से जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, उनको निकाल कर तो हमने अपने घरों में रख लिया है। तो जो ट्रीज़ जो फॉरेस्ट में होते थे उनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती थी तो उससे एक शेडो क्रिएट होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए लिखा है नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। व्हाट थीम इज रिफ्लेक्टेड इन दीज लाइन्स? किस थीम की बात की जा रही है? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड मूवमेंट, द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट। तो मेन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड मूवमेंट। यहाँ पर स्ट्रगल दिखाया जा रहा है ट्रीज का। What literary device is used in No sun bury its feet in shadow? यहाँ पर मेटाफर है, कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर मेटाफर है। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. Question number 1. What does the roots work all the night signify? क्या signify कर रहा है यहाँ पर कि all nights the roots work? The trees are growing at night. The trees are struggling to break free. The trees are dying due to lack of space. The trees are expanding inside the house. तो यहाँ पर जो रूट्स हैं अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही है वेरांडा फ्लोर से, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। The trees are struggling to break free. Question number 2. What does the phrase disengage themselves mean in the context of the poem?
to free themselves from confinement, to grow stronger in the veranda, to spread into the cracks, to become weaker and dry. तो वो क्या कर रही हैं, अपने आप को फ्री कर रही हैं. डिसएंगेज यानी कि अलग करना, फ्री करना. टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कन्फाइनमेंट, जो उनको कन्फाइन करके, बंद करके उनको रख दिया है, तो वहाँ से वो खुद को फ्री कर रही है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. व्हाट इमेजरी इज क्रिएटेड बाय द पोएट इन दीज लाइन्स? A peaceful and still atmosphere, a struggle for freedom and movement, a harmonious connection between trees and humans, a dry and lifeless environment. तो हमें पता है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल ऑफ हाउसेस. तो हम क्या किस चीज़ की बात करें यहाँ पे? ह्यूमन कंट्रोल की, क्योंकि ह्यूमंस नहीं तो फॉरेस्ट को काट काट के अपने घरों में लाने शुरू कर दिया. तो यहाँ पर ह्यूमन कंट्रोल को ही ये शो कर रहा है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वट इज द टोन ऑफ दिस स्टैंजा? होपफुल, हेल्पलेस एंड ट्रैप्ड, जॉयफुल, इनडिफरेंट. तो यहाँ पर हेल्पलेस और ट्रैप्ड, क्योंकि जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं और ट्रैप्ड हैं. उनको ट्रैप करके लोगों ने घरों में रखना स्टार्ट कर दिया. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. वेयर इज द पोएट सिटिंग? क्लियर है यहाँ पर कहाँ बैठी है पोएटिस? veranda में, inside the house near the veranda. Option B is the right answer. What is the poet writing about in her letters? What is she writing about? Option A, the beauty of nature, the freedom of trees, everyday matters, ignoring the movement of trees, the destruction of the environment. तो हमने पता है हमें ये चीज़ कि वो movement of trees को उसने mention नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा. What does scarcely mention the departure of the forest signify? The poet is indifferent to the tree's struggle. The poet is excited about the trees moving out. The poet is unaware of what is happening. The poet is actively stopping the trees. तो ये इससे क्या पता चल रहा है? अब उसके सामने सारी मूवमेंट हो रही है, लेकिन वो उसके बारे में मेंशन नहीं कर रही है. तो द पोइट इज इनडिफरेंट टू द ट्री स्ट्रगल. तो जो पोइट है वो इनडिफरेंट है, वो ध्यान नहीं दे रही है उस पर, इग्नोर कर रही है उन ट्रीज के स्ट्रगल को. क्या हो सकता है वो उसके बारे में मेंशन नहीं करना चाह रही है. What does the poet's reaction tell us about human nature? Humans are deeply connected with nature. Humans often ignore the changes happening around them. Humans want to protect trees at all costs. Humans are always happy when trees bloom. तो अभी बात की है कि उसने इग्नोर किया है, ऊपर वाले ऑप्शन में ही हमने पढ़ा था. तो humans often ignore the changes happening around them, कि humans जो है अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि वो नेचर में कुछ मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जो नेचर में एक्शंस हैपनिंग्स हो रही होती हैं, उनको ध्यान ही नहीं देते हैं. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. What theme does this stanza highlight? कौन सी थीम हाईलाइट कर रहा है स्टैंजा? द इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमंस टुवर्ड्स नेचर. अभी पढ़ा है हमने, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा. What is the central theme of the poem The Trees? The beauty of trees, destruction of houses by trees, struggle of nature to break free from human control, the happiness of living with trees. तो इतना तो अब पढ़कर हमें पता चल ही गया है कि ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा, कि ट्रीज का जो स्ट्रगल है, जो नेचर का स्ट्रगल है, कि वो जो ह्यूमन कंट्रोल है, जो ह्यूमन कन्फाइनमेंट है, उनसे वो फ्री हो पाए. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. व्हाट डज द मूवमेंट ऑफ ट्रीज सिम्बोलाइज? क्या सिम्बोलाइज कर रही है मूवमेंट ऑफ ट्रीज? रिटर्न ऑफ नेचर टू इट्स राइटफुल प्लेस. यही सही आंसर होगा, क्योंकि अब जो नेचर है वो रिटर्न कर रहा है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहाँ पर. तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा. What is the tone of the poem? Joyful and celebratory, somber and reflective, angry and rebellious, humorous and light-hearted. तो यहाँ पर somber and reflective tone है, क्योंकि जो poet है वो reflect कर रहा है कि human जो है नेचर के अंदर इतना बड़ा एक्शन हो रहा है कि नेचर जो है, वो जो ट्रीज है वो घर से मूव करके दोबारा से फॉरेस्ट में जा रहे हैं. वो इतना इम्पॉर्टेंट जो एक्शन है, लेकिन जो पोइटेस है वो बिल्कुल भी उसको ध्यान नहीं दे रही. वो अपनी राइटिंग में इतना बिजी है. तो यहाँ पर जो पोइट है, वो पोइटेस यहाँ पर रिफ्लेक्टिव टोन यूज़ कर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है ह्यूमन के इस बिहेवियर के ऊपर. What literary device is used in the poem? इस पोम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? मेटाफर है, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन स्ट्रगल को भी शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है. जो विमेन का स्ट्रगल है उससे कंपेयर कर रहे हैं हम ट्रीज के स्ट्रगल को, नेचर के स्ट्रगल को. या नेचर का जो ट्रीज का स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं पूरे एक नेचर को ही शो कर रहा है, सिम्बोलाइज कर रहा है. तो कंपैरिजन हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मेटाफर का यूज़ है. क्योंकि जो छोटा सा इवेंट है पेड़ों को घरों में लाने का, वो पूरा जो एक डिफोरेस्टेशन का प्रोसेस है उसको भी सिग्निफाई कर रहा है, इसलिए भी मेटाफर है. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज द पोएट शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस? कैसे दिखाया उसने कॉन्ट्रास्ट? बाय शोइंग दैट ह्यूमंस अप्रिशिएट ट्रीज, बाय शोइंग हाउ ट्रीज आर ट्रैप्ड व्हाइल ह्यूमंस इग्नोर देयर स्ट्रगल.
तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा कि जो ह्यूमंस हैं वो इग्नोर कर रहे हैं कि इस तरीके से जो ट्रीज़ हैं वो ट्रैप्ड है, उनको हमने फॉरेस्ट से लाकर घरों में बंद कर दिया है। तो बेटा इसी के साथ मेरे जितने भी मैंने आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं यहाँ पर, सभी क्वेश्चंस बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग मिस मत करना। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना आपको समझ आया, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।